This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. TA7CM 2026। क्या आपने इस कार की नंबर प्लेट के बारे में सुना है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो क्या ये सिर्फ एक सिनेमाई इत्तेफाक था, कोई ईस्टर एग, या फिर एक ऐसा सॉलिड मास्टर प्लान जो पूरे एक दशक से ठीक हमारी आंखों के सामने था, लेकिन जिसे कोई डिकोड ही नहीं कर पाया? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसने इस वक्त पूरे देश की राजनीति और सिनेमा प्रेमियों दोनों को हैरान कर रखा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी मास्टर प्लान और एक बेहद ही अविश्वसनीय सफर को डिकोड करने वाले हैं। द मास्टर प्लान, थलपति विजय का सीएम 2026 तक का सफर। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका शुरुआत में अपने लुक्स को लेकर बहुत मजाक उड़ाया गया, और आज वो एक ऐसा अभेद्य राजनीतिक टाइटन बन चुका है जो सीधे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की। चलिए इस सफर की एक एक परत को खोलते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द अंडरडॉग, मजाक से मास हीरो तक। जरा सोचिए, साल 1992 में जोसेफ विजय चंद्रशेखर नाम के एक 18 साल के लड़के का डेब्यू होता है जो बुरी तरह फ्लॉप रहता है। तीखे आलोचकों ने उनके लुक्स का इस कदर मजाक उड़ाया कि कुछ पत्रिकाओं ने तो उन्हें चूहा तक कह दिया था। लिटरली ये किसी का भी करियर खत्म करने के लिए काफी था। लेकिन 1984 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत करने वाले विजय ने हार नहीं मानी। 1996 में पूवे उनाकागा से उन्हें पहला ब्रेक थ्रू मिला, और फिर आया साल 2004 जब उनकी फिल्म गिल्ली 50 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने एक संघर्ष करने वाले एक्टर को बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े टाइटन में बदल दिया। और आज की बात करें, आज उनकी नेटवर्थ 600 से 700 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके सिनेमाई साम्राज्य का असली पैमाना है। एक फिल्म के लिए वो 100 से 120 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेते रहे हैं, और उनकी थलपति आर्मी पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन इतनी शोहरत के बावजूद सबसे कमाल की बात यह है कि वो एकदम जमीन से जुड़े हुए इंसान रहे हैं। बिना किसी दिखावे के लोगों की मदद करना उनकी एक अलग ही पहचान बन गई। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ, रियल हीरो से रियल लीडर। क्या आपने कभी गौर किया है कि 2010 के बाद से उनका सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गया था, वो असल में राजनीतिक विचारधाराओं का एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका था। एक तरफ पर्दे पर कत्थी और मर्सल जैसी फिल्में थीं जो सीधे किसानों के अधिकार, जीएसटी और मेडिकल माफिया पर चोट कर रही थीं, और अब दूसरी तरफ देखिए उनका रियल लाइफ टीवी के पार्टी का मैनिफेस्टो जो भ्रष्टाचार विरोधी, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की बात करता है। मतलब पर्दे के डायलॉग्स असल जिंदगी के वादे बन रहे थे। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। और ये मास्टर प्लान कितना गहरा था वो इस बात से समझिए, जो चीज 2009 में सिर्फ एक फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम के तौर पर शुरू हुई थी, उसने चुपचाप काम करते हुए 2022 के स्थानीय निकाय चुनाव में 115 सीटें जीत लीं बिना किसी शोर शराबे के। ये अपने बेहद वफादार फैन बेस को एक मजबूत बूथ लेवल राजनीतिक कैडर में बदलने की जीनियस रणनीति थी, जिसका फाइनल रिजल्ट हमने 2024 में टीवी के यानी तमिझगा वेट्री कड़गम के लॉन्च के रूप में देखा। लेकिन सत्ता और शोहरत की राह कभी आसान नहीं होती। आइए देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, सत्ता की कीमत। साल 2021 का वो हैरान करने वाला वाकया शायद ही कोई भूला होगा। अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए विजय ने अपने खुद के पिता एस.ए. चंद्रशेखर और मां सहित 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। क्यों? ताकि कोई भी उनके नाम का राजनीतिक फायदा ना उठा सके। ये एक बहुत बड़ा और सख्त कदम था जिसने ये साफ कर दिया कि उनकी राजनीति में परिवारवाद या शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। और जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो पर्सनल लाइफ भी रडार पर रहती है। 2026 की शुरुआत में ही उनकी पत्नी संगीता द्वारा तलाक की याचिका दायर की गई। इसी बीच मीडिया में अभिनेत्री त्रिशा को लेकर भी कई अपुष्ट अफवाहें उड़ने लगीं। लेकिन इस पूरे मीडिया तूफान और भारी व्यक्तिगत उथल-पुथल के बीच भी विजय का रुख एकदम शांत और स्थिर रहा। उन्होंने किसी भी विवाद को अपने राजनीतिक लक्ष्य पर हावी नहीं होने दिया। अब आते हैं उस मूवमेंट पर जिसने सबको चौंका दिया, द टीवी के पॉलिटिकल मास्टर प्लान। अपने करियर के एकदम पीक पर सिनेमा छोड़ने का वो अकल्पनीय फैसला। विल्लुपुरम के विक्रवंडी मैदान में उनकी पहली राजनीतिक रैली हुई, और वहां कितने लोग आए? 3 लाख से भी ज्यादा। ये नंबर किसी भी बड़े से बड़े राजनीतिक दल के लिए एक सपना होता है।
बिना किसी पुराने राजनीतिक बैकग्राउंड के पहली ही रैली में जन सैलाब का उमड़ना यह साफ तौर पर बता रहा था कि वो रियल लाइफ का कमांडर अब रियल लाइफ का सबसे बड़ा जननेता बन चुका है। और उस जनसैलाब के सामने उन्होंने जो वादे किए वो हवा में नहीं थे। महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये, बेरोजगार स्नातकों के लिए 4000 रुपये और तमिलों के लिए 75% नौकरी आरक्षण जैसे वादे। ये सीधा निशाना था युवाओं, महिलाओं और बेरोजगार वोटर्स पर। इस एक मैनिफेस्टो ने वहां की स्थापित और दशकों पुरानी पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी थी। हालांकि इस राजनीतिक सफर में एक बहुत ही दुखद पल भी आया। सितंबर 2025 में करूर की एक रैली में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी और एक भयानक भगदड़ मच गई। इस त्रासदी में 41 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक नई पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उन्होंने तुरंत मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और गहरी संवेदना जताई। एक नेता के तौर पर यह उनकी मैच्योरिटी का एक बहुत ही कठिन टेस्ट था। एक और दिलचस्प चीज देखिए, राजनीति में अक्सर धर्म का कार्ड खेला जाता है ना। विरोधियों ने उनके ईसाई नाम जोसेफ को लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विजय ने इसे कैसे टैकल किया? उन्होंने सभी धर्म स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों का दौरा किया। उन्होंने कभी अपने धर्म का दिखावा नहीं किया, बल्कि बहुत गर्व से यह मैसेज दिया कि वो सबसे पहले एक तमिल हैं। उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तमिल संस्कृति और पहचान पर रखा और विरोधियों का यह हथियार वहीं का वहीं धरा रह गया। और अब ये सब हमें ले आता है आज के हालात पर, द बैटल फॉर तमिलनाडु। मई 2026 के विधानसभा चुनाव, दशकों पुरानी पार्टियों के खिलाफ एक नई ताकत, और नतीजे वो सच में ऐतिहासिक थे। अपने बिल्कुल पहले ही इलेक्शन में टीवीके ने 108 सीटें जीत लीं। वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 10 कदम दूर रह गए। इस एक इलेक्शन रिजल्ट ने डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने किलों को हिलाकर रख दिया और वहां की राजनीति के सारे समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक स्टार पावर का कमाल है, तो जरा इस बात पर गौर कीजिए। उनके अपने निजी ड्राइवर के बेटे ने टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमें बताता है कि इस पार्टी के अंदर एक सच्ची जमीनी ताकत है, एक वास्तविक लोकतांत्रिक बदलाव है, जहां आम कार्यकर्ताओं के लिए आगे बढ़ने की पूरी जगह है। तो अब बचता है सबसे बड़ा और सबसे आखिरी सवाल। क्या पर्दे का ये थलपति सच में तमिलनाडु के मुख्यवे में एक फ्लॉप डेब्यू और मजाक से शुरू हुआ था? क्या वो अब सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर पूरा होगा? इसका जवाब हमें आने वाले बस कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, राजनीति का ये मास्टर प्लान लंबे समय तक याद रखा जाएगा।